यहाँ आपको जुलाई का लेख है। लेख में आपको यहाँ पर लेख का हेडिंग आपके यहाँ पे है, भारतीय स्टार्टअप्स हैं हॉटस्पॉट। जुलाई 2022 का आपके लेख है, भारतीय स्टार्टअप्स हैं हॉटस्पॉट। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम यहाँ पर देखेंगे। पिछले डेढ़ दशक में भारत के उद्यमिता परिदृश्य में नए स्टार्टअप्स की स्थापना से लेकर वैश्विक निवेशकों की बढ़ती रुचि और अवसंरचना एवं नीतियों प्रगति तक में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया। भारतीय स्टार्टअप्स परिवर्तन ने हाल ही के वर्षों में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। भारतीय स्टार्टअप्स में निवेशकों को बढ़ता भरोसा बेहद आशाजनक है। सीड स्टेज फंडिंग सहित स्टार्टअप की विकास यात्रा की विभिन्न चरणों में प्रगति हो रही है। भारत स्टार्टअप्स के लिए एक हॉट स्पॉट है। अकेले वर्ष ये डाटा काफ़ी महत्वपूर्ण जो डाटा भी आने वाला है। देखिए, अकेले वर्ष 2021 में भारतीय स्टार्टअप ने $23 बिलियन अधिक की राशि जुटाई। अब यहाँ ये डाटा काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अकेले वर्ष 2021 में भारतीय स्टार्टअप ने $23 बिलियन अधिक की राशि जुटाई। एक ख्याल से अधिक सौदे में शामिल हुए। देखिए, एक ख्याल से अधिक सौदे में शामिल हुए और 33 स्टार्टअप्स कंपनियों का तो प्रतिष्ठित यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश हुआ और 33 स्टार्टअप कंपनियों का तो प्रतिष्ठित यूनिकॉर्न क्लब में भी प्रवेश हुआ और 33 स्टार्टअप कंपनियों का तो प्रतिष्ठित यूनिकॉर्न क्लब में भी प्रवेश हुआ। वर्ष 2022 में अब तक 13 अन्य स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न क्लब शामिल हो चुके हैं। वर्ष 2022 में अब तक 13 अन्य स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न क्लब शामिल हो चुकी है। इस तरह का डाटा आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। देखिए, भारतीय स्टार्टअप के लिए हॉट स्पॉट अकेले वर्ष 2021 में ही भारतीय स्टार्टअप्स ने $23 बिलियन अधिक की राशि जुटाई है। एक हज़ार से अधिक सौदे में शामिल हुए हैं और 33 स्टार्टअप्स कंपनियों का तो प्रतिष्ठित यूनिकॉर्न क्लब में यहाँ से डाटा काफ़ी प्रतिष्ठित यूनिकॉर्न क्लब में यहाँ से आपको ये डाटा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, प्रतिष्ठित यूनिकॉर्न क्लब में भी प्रवेश हुआ है। वर्ष 2022 में अब तक आपको मतलब वर्ष 2022 के जुलाई तक में भी आपको 13 अन्य स्टार्टअप्स जो इतने 33 के अलावा और अन्य 13 स्टार्टअप्स है वो यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो चुके हैं। तो भारतीय स्टार्टअप्स के लिए हॉट स्पॉट है। भारतीय स्टार्टअप्स के लिए एक हॉट स्पॉट है। अकेले वर्ष 2021 में सामान्य भारतीय स्टार्टअप्स ने $23 बिलियन अधिक की राशि जुटाई। एक हज़ार से अधिक सौदे में शामिल हुए और 33 स्टार्टअप्स का कंपनियों का तो प्रतिष्ठित यूनिकॉर्न क्लब में भी प्रवेश हुआ। वर्ष 2022 में अब तक 13 अन्य स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न क्लब शामिल हो चुके हैं। वर्ष 2022 तक में अभी तक जुलाई तक आपको 13 अन्य स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो चुके हैं। संयुक्त राज्य आपके आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप पायतन के रूप में उभरा है। ये भी डाटा काफ़ी महत्वपूर्ण है। डाटा आपके यहाँ पर कि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप पायतन के रूप में उभरा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत जो है वह आपको भारत विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप्स पायतन के रूप में उभरा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद जो आपका है वो भारत। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप्स पायतन के रूप में उभरा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप पायतन के रूप में उभरा। वर्तमान में भारत में स्टार्टअप्स की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। अब वर्तमान भारत में स्टार्टअप्स की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। बैन एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित इंडिया वेंचर कैपिटल रिपोर्ट 2021 के अनुसार संचयी स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2012 के बाद से 70% चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर से बढ़ी है और 1,12,000 की संख्या को पार कर गई है। ये भी डाटा को काफ़ी खासा मिला जुला लगता है आपको। इसमें क्या है, इसमें आपको एक वर्तमान भारत में आपको स्टार्टअप्स
वर्तमान भारत में आपको जो ये डाटा आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए न वर्तमान एक बार संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप्स पायदान के रूप में उभरा है। वर्तमान में भारत में स्टार्टअप्स की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। बैन एंड कंपनी का आपको इसको भी संदर्भ के पॉइंट आपको इसको भी मेंस में अगर आपको आता है इस तरह का कोई भी लाइट लिखने लेखन में आता है, तो इस कंपनी को निश्चित रूप से शामिल करना, बैन एंड कंपनी को इस रेफरेंस को निश्चित रूप से शामिल करना जरूरी है। देखिए बैन एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित इंडिया वेंचर कैपिटल रिपोर्ट 2021 के अनुसार संचयी स्टार्टअप्स की संख्या वर्ष 2012 के बाद से 17%, वर्ष 2012 के बाद 17% चक्रवृद्धि वार्षिक विकास की दर से बढ़ी और 1,12,000 संख्या को 1,12,000 संख्या को पार कर गई है। भारत के स्टार्टअप पाइथन के तेज विकास का अनेक कारण है। भारत के स्टार्टअप पाइथन के तेज विकास का अनेक कारण हैं। भारत ने स्टार्टअप के महत्व को पहचाना। भारत ने अपने वृत्त छात्र समुदाय के लिए नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र विकसित करने की आवश्यकता को समझा है, ताकि अकादमिक संस्थानों के माध्यम से उनमें नवाचार और उद्यमशीलता की मानसिकता को बढ़ावा दिया जा सके। इनक्यूबेटरों की बढ़ती संख्या और अपने स्वयं को उद्यम शुरू करने की दिशा में युवा कारोबारियों का एक नियमित झुकाव भी भारत में उद्यमिता और आरंभिक चरण के स्टार्टअप पाइथन को बढ़ावा दे रहा है। तो ये भी डाटा आपको क्यों आगे बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, तो ये भी आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। ये वाला रेफरेंस पॉइंट को आप इस वाले रेफरेंस पॉइंट को आप निश्चित रूप से शामिल कर देते हैं। तो 1 मिनट यहाँ पे आपको तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कि भारत के स्टार्टअप पाइथन के तेज विकास के अनेक कारण हैं। उसमें ये कारण क्या कारण देखिए, भारत ने स्टार्टअप्स के महत्व को पहचाना है। भारत ने अपने वृत्त छात्र समुदाय के नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र विकसित करने की आवश्यकता को समझा है, ताकि अकादमिक आपके यहाँ देखिए भारत ने अपने वृत्त छात्र समुदाय के लिए नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र विकसित करने की आवश्यकता को समझा है, ताकि अकादमिक संस्थानों के माध्यम से उनमें नवाचार और उद्यमशीलता की मानसिकता को बढ़ावा दिया जा सके। इंक्यूबेटरों की बढ़ती संख्या और अपने स्वयं को उद्यम शुरू करने की दिशा में युवा कारोबारियों का एक नियमित झुकाव भी भारत में उद्यमिता और आरंभिक चरण के स्टार्टअप पाइथन को बढ़ावा दे रहा है। अब फिर आपको आगे यहाँ पर है, फिर आपको आगे इस तरह से देखिए वर्ष 2021 में आपके यहाँ पर है डाटा कि वर्ष 2021 के टेक स्टार्टअप वर्ष 2021 के वर्ष 2021 के टेक स्टार्टअप पर एक अध्ययन से पता चला है कि एडटेक संस्थापकों की संख्या एडटेक संस्थापकों की एक बड़ी संख्या आईआईटी और प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेज के युवा स्नातकों या वैश्विक कंसल्टिंग फर्म के लिए काम कर चुके युवाओं की है। युवा स्नातकों और वैश्विक कंसल्टिंग फर्मों के लिए काम कर चुके युवाओं की उत्साह विशेषज्ञता और उद्यमशीलता मानसिकता और उत्साह, यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। ये जो आपके यहाँ पर देखिए उत्साह विशेषज्ञता और उद्यमशील मानसिकता रखने वाले इन युवा प्रतिभाओं की उपलब्धता भारत के आरंभिक चरण के स्टार्टअप पाइथन को तेजी से विकास कर रहे बाजार अवसरों को बढ़ाने के मामले में एक लाभप्रद स्थिति प्रदान कर ले। भारत सरकार प्रगतिशील नीतियों के कार्यान्वयन और प्रासंगिक अवसंरचना के निर्माण के माध्यम से आरंभिक चरण के स्टार्टअप के विकास को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जबकि वर्ष 2016 में लॉन्च किए गए स्टार्टअप वर्ष 2016 में लॉन्च किए गए स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सरकार ने आरंभिक चरण के संभावित स्टार्टअप की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के जटिल कानूनी, वित्तीय और ज्ञान आवश्यकता को सरल बनाने का प्रयास किया। ये लाइन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको एक बार फिर से आपको अंडरलाइन करना होगा। देखिए कि एक बार इसको फिर से देखिए, भारत के आरंभिक चरण के स्टार्टअप आयतन को तेजी से विकास करे बाजार अवसरों तेजी से विकास कर भारत को देखिए भारत का आरंभिक आपके 1 मिनट भारत के आरंभिक चरण के स्टार्टअप आयतन को तेजी से विकास कर बाजार अवसरों को बढ़ाने के मामले में एक लाभप्रद स्थिति प्रदान कर रहे हैं प्रदान कर भारत सरकार ने प्रगतिशील नीतियों कार्यान्वयन भारत सरकार ने प्रगतिशील नीतियों कार्यान्वयन और प्रासंगिक अवसंरचना के निर्माण के माध्यम से आरंभिक चरण के स्टार्टअप के विकास को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वर्ष 2016 में लॉन्च किए गए स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सरकार ने आरंभिक चरण के संभावित स्टार्टअप की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की जटिल कानूनी, वित्तीय और ज्ञान आवश्यकताओं को सरल बनाने का प्रयास किया है। अब कि निजी भागीदारी के स्पेस टैग जैसे क्षेत्रों को खोलना, निजी भागीदारी के लिए आपको स्पेस टैग जैसे क्षेत्रों को खोलना, आपको ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी। कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले स्टार्टअप्स के टैक्स हॉलिडे मतलब कर अवकाश और राज्य द्वारा संचालित इनक्यूबेटरों के निर्माण जैसे सुधार सफल स्टार्टअप स्थापित करने और उनके विकास में मदद कर रहे हैं। पहले से स्थापित कॉर्पोरेट्स जिनके पास नवाचार क्षमता और दक्षता की कमी है, और आरंभिक चरण के स्टार्टअप जिनके पास विकास के धन और बाजार पहुंच के लिए नेटवर्क की कमी है, ऐसे ऐसे सहयोग और गुणित धन सृजन के लिए एक अद्वितीय और आरोही मंच प्रदान एक अद्वितीय आपको ऐसे सहयोग और गुणित धन ऐसे सहयोग और गुणित धन सृजन के लिए एक अद्वितीय और आरोही मंच प्रदान करते हैं। विभिन्न कॉर्पोरेट स्टार्टअप साझेदारी कार्यक्रम नवाचार को आगे बढ़ा रहा है। अब यहाँ पर क्या कि विभिन्न कॉर्पोरेट स्टार्टअप साझेदारी कार्यक्रम नवाचार को आगे बढ़ा और भारत में आरंभिक स्टार्टअप्स के विकास में गति ला आपको गति ला गया है। उल्लेखनीय कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने 4000 से अधिक स्टार्टअप्स कंपनियों को गति प्रदान की। उल्लेखनीय कि ये डाटा काफ़ी महत्वपूर्ण है आपको। उल्लेखनीय कि क्या कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया 4000 से अधिक स्टार्टअप्स कंपनियों को गति प्रदान की है, जबकि टाटा मोटर्स आपको आधा दर्जन स्टार्टअप के साथ संबंध है, और 20 अन्य के साथ साझेदारी की तलाश कर रहा है, और 20 अन्य के साथ आपको साझेदारी की तलाश कर रहा है। अब इंजीनियरिंग और उत्पाद स्टार्टअप की एक और इंजीनियरिंग और उत्पाद यहाँ देखिए कि इंजीनियरिंग और उत्पाद स्टार्टअप की और एक अत्यंत उत्साहजनक बदलाव आया है। इंजीनियरिंग और उत्पाद स्टार्टअप की और एक अत्यंत उत्साहजनक बदलाव आया है। भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की शक्ति युवा भारतीयों की जोखिम लेने की बढ़ती क्षमता और महत्वाकांक्षाओं में सबसे अधिक परिलक्षित होती है। देखिए इंजीनियरिंग और यहाँ पे डाटा महत्वपूर्ण है। क्या इंजीनियरिंग और उत्पाद स्टार्टअप की और अत्यंत उत्साहजनक बदलाव आया। भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की शक्ति युवा भारतीयों की जोखिम लेने की बढ़ती क्षमता और महत्वाकांक्षाओं में सबसे अधिक परिलक्षित होती है। फिर आपको आगे यहाँ पर है युवा पीढ़ी के जोखिम उठाने और बिना किसी भय के तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता आज भारत की सबसे बड़ी संपत्ति बन गई। यह तथ्य है कि भारतीय स्टार्टअप आज विश्व बाजारों के लिए उत्पाद और समाधान पेश करते वैश्विक नियमों में परिणत हो रहे हैं। इस दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। विद्वान समस्याएं आपको इसकी स्टार्टअप क्या समस्या वर्तमान में आपको है। इसमें पहले आपको समस्या घरेलू वित्त पोषण
कमी आपके यहाँ पर पहला जो आपके यहाँ पर है वो आपको है घरेलू वित्त पोषण की कमी। पहला जो आपके यहाँ पर देख रहे हैं वो आपको है घरेलू वित्त पोषण की कमी। देखिए यहाँ पर देखिए वित्त पोषित देखिए घरेलू वित्त पोषण की कमी। देखिए वित्त पोषित स्टार्टअप कुल स्टार्टअप के लगभग 8% है। वित्त पोषित स्टार्टअप कुल स्टार्टअप के लगभग 8% है। और वैश्विक स्तर पर यूनिकॉर्न की संख्या यूनिकॉर्न की संख्या में भारत की हिस्सेदारी महज 4%। ये टाटा का भी महत्वपूर्ण है। देखिए आपको वित्त पोषित स्टार्टअप कुल स्टार्टअप के लगभग 8% ही है। और वैश्विक स्तर पर यूनिकॉर्न की संख्या में भारत की हिस्सेदारी महज 4% है। जबकि अमेरिका की हिस्सेदारी को 65%, जबकि अमेरिका की हिस्सेदारी 65% और चीन की हिस्सेदारी 14% तक है। अमेरिका की हिस्सेदारी को 65% तक है और आपके यहाँ पर चीन की हिस्सेदारी 14% तक है। अमेरिका उद्यम पूंजी और स्टार्टअप में सालाना $135 बिलियन अधिक और चीन $65 बिलियन अधिक का निवेश करता है। अमेरिका उद्यम पूंजी और स्टार्टअप में सालाना $135 बिलियन अधिक और चीन 65 मतलब 65 बिलियन डॉलर अधिक का निवेश करता है, जिनमें 60% अधिक स्थानीय पूंजी होती है, जिनमें 60% से अधिक आपको स्थानीय पूंजी होती है। इसके विपरीत भारत सालाना $10 बिलियन का निवेश करता है, जिसमें 90% विदेशी पूंजी होता है। इसके विपरीत भारत सालाना मात्र $10 बिलियन का निवेश करता है, जो कि सबसे कम है और जिसमें आपको 90% पूंजी विदेशी होती है। अब देखिए फंडिंग बबल का भय। देखिए भारत में फंडिंग बबल का या उच्च मूल्यांकन या उच्च मूल्यांकन का भय है। जो उद्यम पूंजी निवेशकों को कुछ मौके भुगतान करते प्रेरित होते हैं। जो उद्यम पूंजी निवेशक कुछ मौके पर भुगतान करते प्रतीत होते हैं। यह भय उन निवेश रणनीति और जोखिम प्रबंधन ढांचे का अपर्याप्त समझ से उत्पन्न होता है, जो सफल उद्यम पूंजी फर्मों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। आपको आगे यहाँ पर क्या विदेशी अधिवास, आपको यहाँ पर देखिए विदेशी अधिवास देखिए विदेशी अधिवास में अगर हम यहाँ देखें क्या विदेशी अधिवास वर्तमान में भारत के लगभग 30 यूनिकॉर्न देश के बाहर अधिवासित है। देखिए वर्तमान में भारत के 30 यूनिकॉर्न देश के बाहर अधिवासित है, जो पुराने पड़ चुके विदेशी मुद्रा नियमों, प्रासंगिक संख्या नियमों के गैर क्रियान्वयन और कर आतंकवाद, टैक्स टेररिज्म और स्थानीय पूंजी प्रोत्साहन कमी कारण बाहर चले गए हैं। देखिए डीप टेक और हेल्थ केयर स्टार्ट डीप टेक ये काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है। देखिए डीप टेक और हेल्थ केयर स्टार्टअप को अभी भी देश में विकसित होने के पर्याप्त आरंभिक पूंजी प्राप्त नहीं होती है और वह विदेशी अधिवास के बाद होते हैं। देखिए बाद हैं। अब देखिए शिक्षा और अपस्किलिंग ध्यान रखिए। अपस्किलिंग ध्यान रखिए। वर्तमान क्षमताओं से आगे बढ़ने का आपको जनसांख्यिकी लाभांश प्राप्त करने के भारत के कार्यबल की शिक्षा री-स्किलिंग और अपस्किलिंग महत्वपूर्ण है। यह समझने की आवश्यकता है कि घरेलू नीतिगत वातावरण के अलावा वैश्विक वातावरण एवं प्रौद्योगिकी विकास में भी परिवर्तन आ रहा है। आपके देखिए यह समझने की आवश्यकता है कि घरेलू नीतिगत वातावरण के अलावा वैश्विक वातावरण एवं प्रौद्योगिकी विकास में भी परिवर्तन आ रहा है और ये आवश्यक कि भारत इस क्रांति संक्रमण के तैयार हो। अब के आगे की क्या राय, देखिए आगे की राह देखिए यहाँ पर आगे की राह। देखिए आगे की राह में पहला आपको पॉइंट है निवेशकों की भूमिका। देखिए स्टार्टअप आयतन की तेज प्रगति उल्लेखनीय मात्रा में वित्त पोषण की आवश्यकता रखती है और इसलिए स्टार्टअप आयतन की तेज प्रगति उल्लेखनीय मात्रा में वित्त पोषण की आवश्यकता रखती है और इसलिए फिर आपको यहाँ पर है देखिए उद्यम पूंजी निवेशकों और एंजल निवेशकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। निवेशकों को यह भी समझने की जरूरत है कि स्टार्टअप की सफलता दर तुलनात्मक रूप से कम होती है और उन्हें इस आधार पर अपनी निवेश रणनीतियों का निर्माण करना चाहिए। उद्यम पूंजी निवेशकों के पास पोर्टफोलियो स्तर पर पर्याप्त जोखिम प्रबंधन ढांचा होना चाहिए, क्योंकि ये सभी सफल उद्यम पूंजी संचालन का एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं। अब कॉर्पोरेट क्षेत्र की भूमिका इसमें क्या है। देखिए उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले नीति स्तरीय निर्णयों के अलावा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और प्रभावशाली प्रौद्योगिकी समाधानों के निर्माण और सामान्य एवं संसाधन कुशल विकास तालमेल के सृजन का उत्तरदायित्व भारत के कॉर्पोरेट क्षेत्र पर भी है। भारत अभूतपूर्व आर्थिक विकास के शिखर पर खड़ा और उसके पास वैश्विक गेम चेंजर बनने का अवसर मौजूद है। इस अभियान में देश की युवा आबादी के साथ ही गति, समावेशन और संवहनीयता की प्रमुख भूमिका होगी। इस अभियान में देश की युवा आबादी के साथ ही गति, समावेशन और संवहनीयता की प्रमुख भूमिका होगी। स्वास्थ्य और शिक्षा
स्वास्थ्य देखिए स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल अवसंरचना को सशक्त बनाने सशक्त करने, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को डिजिटल अवसंरचना को सशक्त करने और विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने पर देश के ध्यान के साथ भारत अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ पर वैश्विक अर्थव्यवस्था के पावर हाउस में परिणत हो सकता है। भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार के सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के भविष्य के सामूहिक प्रयासों से ग्रामीण और अर्ध शहरी भारत की अप्रयुक्त क्षमता को अनलॉक करने में मदद मिलेगी। जिससे वास्तविक रूप से चतुर्थ औद्योगिक क्रांति और उससे आगे का भविष्य को आकार दिया जा सकेगा। आपको आगे यहाँ पर है। हाँ, देखिए भारतीय स्टार्टअप आयतन को ऐसे समाधान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो प्रमुख क्षेत्रों के व्यवसायों को राष्ट्रीय महत्व के लक्ष्यों को पूरा करने का अवसर दी। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या भारतीय स्टार्टअप आयतन को ऐसे समाधान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो प्रमुख क्षेत्रों के व्यवसायों को राष्ट्रीय महत्व के लक्ष्यों को पूरा करने का अवसर दे। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन था। देखिए चीन में पूंजी अविश्वास पैदा करने वाली हालिया घटनाओं के साथ भारत में आकर्षक तकनीकी अवसरों और सृजित किए जा सकने वाले मूल्यों की ओर विश्व आकर्षित हो रहा है। इसके लिए भारत को डिजिटल इंडिया पहल के अलावा निर्णायक नीतिगत उपायों की जरूरत है। इसके लिए भारत को डिजिटल इंडिया पहल के अलावा निर्णायक नीतिगत पहल की जरूरत है निर्णायक नीतिगत उपायों की जरूरत है। भारत को स्टार्टअप क्षेत्र में वैश्विक और निवेश दोनों के लिए मजबूत विनियमनों की आवश्यकता है। भारत को स्टार्टअप क्षेत्र में वैश्विक और घरेलू निवेश दोनों के विनियमनों की आवश्यकता है। दोनों की मजबूत विनियमनों की आवश्यकता है। वैश्विक निवेशकों की भरोसा दिया वैश्विक निवेश भारत में स्वतंत्र रूप से निवेश सकते हैं और उन्हें अपने निवेश लाभ की प्राप्ति होगी और उनके और अपने इन्वेस्टर हमें इन्वेस्टर केवाईसी का एक रिपोजिटरी सृजित करने की आवश्यकता है। हमें इन्वेस्टर केवाईसी की एक रिपोजिटरी सृजित करने की आवश्यकता है जहां पता लगा सकने की क्षमता और निर्बाध शासन की सुनिश्चितता हो। जहां पता लगा सकने की क्षमता और निर्बाध शासन की सुनिश्चितता हो। ध्यान से कि आपको ये जो आर्टिकल था पूरी तरह से देखिए आपको दूसरा और बहिष्करण दोनों ही स्थितियों का आपको आकलन करता है डॉक्टर मनीष देव का लेखन इसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसमें देखिए क्या कि प्रधानमंत्री का आर्थिक सहकार परिषद जिसको हम ई ए सी बोलते हैं। देखिए ई ए सी प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद पी एम के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देबरॉय ने 18 मई 2022 को भारत में असमानता की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की। यहाँ पर देखिए ये रिपोर्ट किसने जारी की काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत की आर्थिक सलाहकार परिषद ई ए सी पी एम देखिए ई ए सी पी एम के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक 2022 को भारत में असमानता की स्थिति पर की यह रिपोर्ट स्वास्थ्य शिक्षा पारिवारिक विशेषता और श्रम बाजार के क्षेत्रों की बनाती है और बहुआयामी गरीबी की ओर फिसलन को मजबूर आर्थिक सहकार परिषद ई भारत में असमानता की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट स्वास्थ्य शिक्षा परिचायक विशेषता पारिवारिक विशेषताओं और श्रम बाजार के क्षेत्रों की असमानताओं पर जानकारी एकत्रित करके उसका विश्लेषण करती है। इन क्षेत्रों में व्याप्त असमानता जनसंख्या को अधिक संवेदनशील बनाती है और बहुआयामी गरीबी की ओर फिसलन को मजबूर करती है। डॉक्टर विवेक देबरॉय ने कहा कि असमानता एक भावात्मक एवं अनुभवजन्य मुद्दा है। डॉक्टर विवेक देबरॉय ने कहा कि असमानता एक भावात्मक एवं अनुभवजन्य मुद्दा है क्योंकि इनकी परिभाषा
क्योंकि इसकी परिभाषा और माप उपयोग किए गए पैमानों और आंकड़ों पर निर्भर करती है, क्योंकि इसकी परिभाषा और माप उपयोग किए गए पैमानों और आंकड़ों पर निर्भर करती है। आपकी गरीबी को कम करने और रोजगार को बढ़ाने के वर्ष 2014 के बाद से केंद्र सरकार ने मापन के अलग अलग पैमाने जारी किए हैं। गरीबी को कम करने और रोजगार को बढ़ाने के लिए 2014 के बाद केंद्र सरकार ने मापन के अलग अलग पैमाने जारी किए, जो समावेश की बुनियादी जरूरत का जो जो समावेश के बुनियादी जो समावेश को बुनियादी जो समावेश को बुनियादी जरूरत का प्रावधान मानते हैं जो समावेश को बुनियादी जरूरत का प्रावधान मानते हैं। ये ऐसे पैमाने हैं, देखिए ये ऐसे पैमाने हैं जिन्होंने भारत को कोविड महामारी के झटके को बेहतर ढंग से सहने के तैयार किया है। देखिए ये ऐसे कोविड महामारी के झटके को बेहतर ढंग से सहने के तैयार किया है। यह रिपोर्ट समावेश और बहिष्करण दोनों का मापन करती है। यह रिपोर्ट समावेश और बहिष्करण दोनों का मापन करती है और नीतिगत विकास में योगदान देती है। रिपोर्ट को जारी करने के बनाए गए पैनल में रिपोर्ट को जारी करने के बनाए गए पैनल में राष्ट्रीय अनुप्रयोगात्मक आर्थिक अनुसंधान परिषद एनसी देखिए एनसीईआर देखिए एनसीएईआर की परिषद की सदस्य डॉक्टर पूनम गुप्ता फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर जिसको हम बोलते हैं EGR अब रिपोर्ट के और पहला हिस्सा आर्थिक पहलू और आर्थिक पहलू। रिपोर्ट उन पाँच अहम अनुभव को प्रभावित करते। ये क्षेत्र आपको देखिए, ये क्षेत्र आपको पहला आपके यहाँ आय का वितरण है, दूसरा आपको श्रम बाजार गतिशीलता है, और फिर आपको तीसरा यहाँ पर स्वास्थ्य है, चौथा आपको स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित देखिए यह रिपोर्ट आपको निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। देखिए आपको यह रिपोर्ट आपको निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। देखिए आपदिक श्रम बल संरक्षण जिसको हम बोलते हैं PLFS बोलते हैं। तो PLFS आपको आपदिक श्रम बल संरक्षण को PLFS बोलते हैं। और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण जिसको हम क्या शॉर्ट में NFHS बोलते हैं। और आपके यहाँ पर है देखिए शिक्षा के एकीकृत जिला सूचना और एक मिनट शिक्षा के आपको एकीकृत जिला सूचना प्रणाली UDISE जिसे बोलते हैं। देखिए रिपोर्ट में असमानता की मौजूदा स्थिति, चिंता के क्षेत्र, अवसंरचनात्मक क्षमताओं में सफलता एवं असफलताओं के साथ साथ असमानताओं पर प्रभाव डालने वाले अलग अलग विषय पर कई अध्याय शामिल है। देखिए रिपोर्ट देश में मौजूद अलग अलग संरचनाओं पर समग्र विश्लेषण को पेश कर असमता की अवधारणा को विस्तार देती है। असमता की अवधारणा को विस्तार देती है। देखिए यही वह वंचना है जो आबादी के समग्र विकास और कल्याण को प्रभावित करती है। देखिए यह अध्ययन भिन्न वर्गों, लिंग और क्षेत्रों को समाहित करता है। अब रिपोर्ट के क्या निष्कर्ष वहाँ देखिए रिपोर्ट के जो निष्कर्ष निम्नलिखित प्रकार के देखिए यह रिपोर्ट 2017, 18, 19 और 19-20 में संपदा आधारित देखिए संपदा संपत्ति अनुमानों के परे जाती है। संपदा संपत्ति अनुमानों के परे जाती है, क्योंकि संपदा अनुमान सिर्फ आंशिक तस्वीर ही पेश करती है केवल सिर्फ आंशिक तस्वीर ही पेश करती है। पहली बार रिपोर्ट में पूंजी के प्रभाव को देखिए रिपोर्ट के निष्कर्ष में हमको क्या पहली बार रिपोर्ट में पूंजी के प्रभाव को समझने के आय के वितरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रिपोर्ट इस पर जोर देते हुए कहती है कि संपदा का संकेंद्रण असमानताओं के कारक के तौर पर परिवारों की खरीद क्षमता में हुए बदलाव का सही तस्वीर पेश नहीं करता। अब के सर्वेक्षण के तीन चरण 2017, 18, 2018, 19 और 2019-20 के दौरान कुल आमदनी में शीर्ष 1% की हिस्सेदारी बढ़ी है।
और ये 2017-18 ये 2017-18 में और ये 2017-18 में 6.14% बढ़कर 2018-19 में 6.82% तक हो गए और 2019-20 में शीर्ष से 1% और शीर्ष 1% मामूली गिरावट दर्ज की है। एक शीर्ष 1% ने मामूली गिरावट दर्ज की। अब की तीसरा आपको यहाँ पर फिर आपको आगे यहाँ पर चौथा पॉइंट देखिए इसका, देखिए इसके निष्कर्ष का रिपोर्ट के निष्कर्ष का चौथा पॉइंट देखिए कि असमानता रिपोर्ट से जुड़े आंकड़ों पर गौर करने पर अंदाजा मिलता है कि किसी काम की प्रकृति भी आमदनी में अंतर ला सकती है। आमदनी बढ़ने के साथ ही वेतन पाने वाले श्रमिकों की हिस्सेदारी बढ़ जाती है, जबकि स्वयं का रोजगार करने वालों की हिस्सेदारी कम हो जाती है। आपको पाँचवां पॉइंट देखिए 1 लाख रुपए देखिए 1 लाख रुपए या उससे कम की वार्षिक आमदनी वाले लोगों को नियमित वेतन पाने वाले श्रमिकों की औसत हिस्सेदारी 18.43% थी। देखिए 1 लाख या उससे कम की वार्षिक आमदनी वाले लोगों में नियमित वेतन पाने वाले श्रमिकों की औसत हिस्सेदारी 18.43% थी। और फिर आपको आगे यहाँ पर है, देखिए 1 लाख रुपए से अधिक, देखिए 1 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आमदनी वाले लोगों में नियमित वेतन पाने वाले श्रमिकों की हिस्सेदारी बढ़कर 41.59% हो गई। सालाना आमदनी के तौर पर 1 लाख से अधिक कमाने वाले में से 43.99% स्वरोजगार करने वाले शामिल थे। इसके अलावा एक साल में आपको 1 लाख से कम वाले 1 लाख से कम कमाने वाले, इसके अलावा एक साल में 1 लाख से कम कमाने वाले स्वनियोजित श्रमिकों की औसत औसत उन्नीस बीस से लिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि जितनी संख्या से शुरुआती 1% कमाने वालों को कुल आय का कुल मिलाकर % कमाते हैं, जबकि शुरुआती 10% कमाओ लोग कुल एक तिहाई आय की हिस्सेदारी रखते हैं। देखिए 2019-20 में आपको भिन्न रोजगार वर्गों में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा हिस्सा आपको स्वरोजगार कर्मियों 45.77%, नियमित वेतन कर्मी 33.5% और आपको अनौपचारिक कामगारों 20.71% की थी। देखिए सबसे कम की शीर्ष 10% की श्रेणी में रखा जाएगा। इसमें कहा गया अगर वेतन पाने वाले की शीर्ष 10% से इतनी राशि शामिल है तब सबसे निचले स्तर के नीचे की स्थिति की कल्पना नहीं की जा सकती। विकास के फायदे का वितरण समान रूप से किया जाना चाहिए। विकास के फायदे का वितरण आपको समान रूप से किया जाना चाहिए। देश की बेरोजगारी दर आपको 4.8% 2019-20 में आपको है। देश की बेरोजगारी दर आपको 4.8% 2019-20 में के दौरान आपको है और कामगार आबादी का अनुपात आपको 46.8% है 2019-20 के दौरान। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर क्या है स्वास्थ्य अवसंरचना के क्षेत्र में स्वास्थ्य अवसंरचना के क्षेत्र में अवसंरचना क्षमता में काफ़ी विकास हुआ है, जिसमें ग्रामीण इलाकों पर ध्यान केंद्रित रहा है। देखिए भारत में 2005 में 1,72,608 स्वास्थ्य केंद्र थे। अब 2020 में इनकी संख्या 1,85,505 है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और चंडीगढ़ जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2005 से 2020 के बीच स्वास्थ्य केंद्र इसमें आपको उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल में बहुत बढ़ोतरी की है। देखिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 2015-16 और राष्ट्रीय परिवार नतीजे बताते हैं कि 2015-16 की शुरुआती 15 58.6% महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था, जो 2019-21 में बढ़कर 70% हो गया। बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं में से 78% को बच्चों के जन्म के बाद 2 दिन के भीतर नर्स या डॉक्टर की तरफ से सेवा सुविधा उपलब्ध कराई गई, जबकि 79.1% शिशुओं को प्रसव के 2 दिन के भीतर सेवा उपलब्ध कराई गई। लेकिन अधिक वजन देखिए आपको अगला निष्कर्ष देखिए, लेकिन अधिक वजन, कम वजन और एनीमिया खासकर
बच्चों, किशोरी बालिकाओं और गर्भवती महिलाओं में की स्थिति को प्रदर्शित करने और कुपोषण चिंता का विषय है, जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। देखिए फिर आपको अल्प स्वास्थ्य उपलब्धता जिसके चलते जेब से अधिक धन खर्च करना पड़ता है, उससे भी गरीबी की तरफ गिरावट बढ़ती है। शिक्षा और पारिवारिक स्थितियाँ, कुछ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लक्षित कोशिशों की वजह से काफ़ी अच्छी भी है। देखिए खास तौर पर जल उपलब्धता और स्वच्छता के क्षेत्र में ऐसा हुआ है जिससे रहन-सहन के स्तर में सुधार हुआ है। बुनियादी वर्षों में किया गया शिक्षा और संज्ञानात्मक विकास असमानता को कम करने के दीर्घकालीन सुधार उपाय हैं। 2019 तक 95% स्कूल परिसर के भीतर शौचालय सुविधा, लड़कों के लिए 95.9% शौचालय और लड़कियों के लिए 96.3% सुचारू शौचालय थी। 80% स्कूलों में आपको सुचारू विद्युत कनेक्शन था, जबकि गोवा, तमिलनाडु, चंडीगढ़, दिल्ली और दादरा एवं नगर हवेली के साथ साथ दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी में 100% स्कूल में विद्युत कनेक्शन मौजूद थे। अभी आपको आगे यहाँ पर देखिए कि आपको इसमें और कहा है क्या कि 2018-19 और 2019-20 के बीच सकल नामांकन अनुपात भी आपको उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में बढ़ा है। जबकि पारिवारिक स्थितियों की बात करें तो स्वच्छता और सुरक्षित पीने के योग्य जल तक देखिए, जबकि पारिवारिक स्थितियों की बात करें तो स्वच्छता और सुरक्षित पीने योग्य जल तक पहुँच ज़्यादातर परिवार सम्मानजनक जीवन जीने की और अग्रसर हुए हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5/2019-20 के मुताबिक 97% परिवारों के पास विद्युत उपलब्ध है, जबकि 70% के पास जबकि 70% के पास बेहतर सफाई सेवाओं तक पहुँच है और 96% को सुरक्षित पीने योग्य पानी है। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए असमानता उपलब्ध जानकारी रणनीतियाँ बनाने, सामाजिक विकास और साझा खुशहाली के लिए रोड मैप तैयार करने में मददगार साबित होगी। अब कि असमानता को कम करने के दिए गए सुझाव देखिए, बहुआयामी संदर्भ में गरीबी को मापने के सबसे महत्वपूर्ण पहलू निर्धनता में घिरे और उससे बाहर आने में गतिशीलता की मैपिंग की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे वायुरोधी वर्ग जो स्पष्ट रूप से परिभाषित हो बनाए जाने की सिफारिश की जाती है, जो सुस्पष्ट वर्ग विशेषताओं को इंगित करते हो, ताकि किसी के इस वर्ग में प्रवेश करने या इससे बाहर निकलने का लगाकर निर्धनता का आकलन किया जा सके। देखिए इससे मध्यम वर्ग की कुल आय में हिस्सेदारी का आकलन करने और निम्न मध्यम वर्ग एवं निर्धनता से नीचे रहने वाले वर्ग के कल्याणार्थ चलाई गई योजनाओं के लाभार्थी की पहचान करने में आसानी होगी। सार्वभौमिक बुनियादी आय यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी योजना, सार्वभौमिक बुनियादी आय जिसको हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी योजना शुरू करके आय में वृद्धि की जा सकती है, जो आय के अंतर में कमी लाएगी तब श्रम बाजार में आमदनी के वितरण को समान करेगी। देखिए ग्रामीण और नगरीय श्रम सहभागिता के बीच अंतर को समझना होगा। शहरी श्रम सहभागिता के स्वरूप को देखते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की तर्ज पर राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जाए, ताकि शहरी क्षेत्र के देशी सरप्लस लेबर का पुनर्वास किया जा सके। सर्वाधिक वंचित जनसंख्या को अचानक लगने वाले झटकों से बचाने तथा उन्हें गरीबी के गर्त में जाने से रोकने के सरकार को सामाजिक सेवा और सर्वाधिक वंचित जनसंख्या को अचानक लगने वाले झटकों से बचाने के तथा उन्हें गरीबी के गर्त में जाने से रोकने के लिए सरकार को सामाजिक सेवा और सामाजिक क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय के अनुपात में वृद्धि करनी चाहिए। अभी आपको आगे कि आपको फिर आपको शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करना तथा दीर्घकालीन समृद्धि के अनुरूप रोजगार के अवसर सृजित करके निर्धनों को निर्धनता से बाहर लाया जा सकता है। शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करना तथा दीर्घकालीन समृद्धि के अनुरूप रोजगार के अवसर सृजित करके निर्धनों को निर्धनता से बाहर लाया जा सकता है। परिवारों में वंचितता का आकलन करने तथा
करता सूचकांक जैसे नियमित प्रयास किए जाने चाहिए। तो यहाँ से आपको ये आपको खत्म इसमें जो आपकी देखिए ये खास पॉइंट जो आपके यहाँ पर है कि ये जो आपको असमानताओं को कम करने के जो सुझाव कभी जो पढ़े, वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार फिर से अच्छा से आपको देख लेना है।